Hello, my dear students. Welcome in this class. मैं भी आज की क्लास में आपका हार्दिक खैर मकदम करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, पिछले एपिसोड में हमने विश्लेषण के बारे में चर्चा की थी। आज हम आपसे क्रिया चैप्टर के साथ मुखातिब हैं। क्रिया, जिसे अंग्रेजी में आप वर्ब बोलते हो, हिंदी में उसका नाम है क्रिया। क्रिया किसी काम के करने या होने को जो भाव व्यक्त करे उसे हम क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। अर्थात जो काम हम कर रहे हैं या जो काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, मैं पत्र लिखता हूँ, तुम गीत गाते हो, वह घर जा रहा है। तो ये जितनी चीज़ें हम बोल रहे हैं, जा रहा है, खा रहा है, खाता हूँ, पीता हूँ, दौड़ता हूँ, ये सब आना जाना, खाना पीना, जितनी चीजें हैं, इसको हम क्रिया कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो क्रियाएं हम बोलते हैं, हिंदी में हम इसको क्रिया बोलते हैं और संस्कृत में इसी चीज को हम धातु बोलते हैं। धातु बोलते हैं। अब यहां पर प्रश्न ये उठता है कि धातु क्या है। यदि धातु भी एक तरीके से क्रिया का ही नाम है। अभी मैंने आपसे कहा कि जब हिंदी में हम उसको बोलते हैं तो हम उसको क्रिया बोलते हैं, और जब हम संस्कृत में उसको बोलते हैं तो हम उसको धातु बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया के मूल रूप को हम धातु करते हैं। सीधी सी बात ये हो गई, क्रिया के मूल रूप को हम धातु बोलते हैं। अब बात ये उठती है कि क्रिया का मूल रूप क्या होता है। अब जैसे हमने बोला कि आना जाना, खाना पीना, सोना, ये क्रिया का मूल रूप नहीं है। इसमें हम क्रिया में ना जोड़ रहे हैं। आना ना, खाना ना, पीना ना, सोना ना, ये जो ना जोड़ रहे हैं ना, ये क्रिया का मूल रूप नहीं होता। इसी ना को आप हटा दो। अर्थात आना जाना, खाना पीना में ये जो ना आ रहा है, ये एक तरीके से प्रत्यय का रोल अदा कर रहा है। किसी भी शब्द के जब अंत में कोई चीज आती है, शब्द में जुड़ती है, तो उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप हिंदी में पढ़े हो प्रत्यय। शुरू में जुड़ता है तो उपसर्ग बोलते हो, लास्ट में जुड़ता है तो उसको आप प्रत्यय बोलते हैं। तो ये जो आना जाना, खाना पीना, सोना, उठना, जगना में जो ना बोल रहे हैं, ना एक तरीके का प्रत्यय है। अब इस ना को हटा करके बात करो, तो ना को हटा करके जब आप बात करोगे तो आपके पास आएगा आ, जा, खा, लिख, पढ़, उठ, बैठ। ये जो आप बोल रहे हो, इसको हम कहते हैं धातु। क्या कहते हैं बच्चों? इसको कहेंगे हम धातु। अर्थात दूसरे रूप में क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। जैसा कि आपको इंडिकेट मैंने किया है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब यदि आपके प्रश्न पत्र में क्वेश्चन आ जाए कि धातु किसे कहते हैं, तो धातु आप लिख करके लिख लेना कि धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब वही बात जो मैंने अभी आपको बतलाया कि इसी धातु में जब आप ना जोड़ देते हो, आ में ना जोड़ दिए तो बन गया आना, खा में ना जोड़ दिए खाना, पी में ना जोड़ दिए पीना, उठ में ना जोड़ दिए उठना। तो जो आना जाना, खाना पीना, सोना, ये जो हम ना जोड़ते जाते हैं, यही ना जो है अब क्रिया के उस मूल रूप को दूसरे रूप में चेंज कर देता है। क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया का जो रूप बनाते हैं, उस दूसरे रूप का नाम है सामान्य रूप। अर्थात अब आपके दिमाग में दो बातें आई।
कि वास्तविक क्रिया जो हमारी होती है, जो हमारी मूल क्रिया होती है, उसमें ना नहीं होता। आ जा खा पी सो उठ बैठ लिख पढ़, ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, ये क्रिया का मूल रूप है, वास्तविक रूप है। अर्थात यही मूल क्रिया है, जिसको आप हिंदी में क्रिया बोलते हो और इसी का संस्कृत में नाम है धातु। और इसी क्रिया के मूल रूप में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो कौन सा रूप बन जाता है? वह क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अर्थात यदि कोई आपसे ये पूछे कि क्रिया का सामान्य रूप कैसे बनता है, तो आपका जवाब होगा कि क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं। अर्थात क्रिया में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वही क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब आपके दिमाग में आ गई होगी बात सारी कि किसी भी काम के करने या होने को हम क्रिया कहते हैं। क्रिया में जो आ जा खा पी सो उठ बैठ लिख पढ़ है, वो सारी की सारी चीजें क्रिया का मूल रूप है। उस क्रिया के मूल रूप में जब हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब जो क्रिया का हम सामान्य रूप बनाते हैं, उस क्रिया के सामान्य रूप में अब आपने जान लिया कि उसमें हम ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब क्रिया के सामान्य रूप को जब हम बना लेते हैं तो उसी क्रिया को हम कहते हैं आना जाना खाना पीना सोना उठना बैठना लिखना पढ़ना हंसना रोना। ये सारी की सारी चीजें होती हैं, ये क्रिया का सामान्य रूप कहलाती है। अब बात आपके दिमाग में आ गई कि कौन सा शब्द क्रिया का मूल रूप होगा और कौन सा शब्द क्रिया का सामान्य रूप होगा। तो सारी बातें यदि अब आपके जेहन में आ गई तो अब आगे आपको जो अगली बात आज के क्लास में जाननी है वो ये होगी कि जो भी क्रियाएं होती हैं वो क्रिया आपके पास जो होती है वो दो रूपों में होती है। हिंदी के विद्वानों ने जो क्रियाओं की रचना की, जो क्रियाओं को लिखा, उसको दो प्रकार की क्रियाएं नजर आई। एक क्रिया हम अपने कर्म के आधार पर उसको निर्धारित करते हैं, जो कर्म हम करते हैं उस कर्म के आधार पर हम अपनी क्रियाओं को देखते हैं। और दूसरी जो क्रियाएं होती हैं वो एक नई चीज इजाद की गई हिंदी व्याकरण में, जो रचना के आधार पर हुई। अर्थात जब हम उस चीज को लिखते हैं तो उसका लेखन हम किस तरीके से कर रहे हैं, उस आधार पर हम उस क्रिया को निर्धारित करते हैं। अर्थात किसी भी वाक्य में जो क्रियाएं लिखी जाती हैं वो दो तरीके से उसका निर्धारण होता है। एक उसके कर्म के आधार पर क्रिया का निर्धारण होता है और एक उसकी रचना के आधार पर क्रिया का निर्धारण होता है। तो आज हम आपको केवल कर्म के आधार पर क्रियाओं की विवेचना आपको बताएंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, कर्म के आधार पर जो भी क्रियाएं लिखित होती हैं उसके दो रूप होते हैं। नंबर 1, उसको हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं, और नंबर 2, उसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अकर्मक और सकर्मक। अ का मतलब होता है नहीं। आप लोगों ने पढ़ा है उपसर्ग और प्रत्यय। अभी मैंने आपसे बात किया जब उठना बैठना पढ़ना लिखना की बात कर रहे थे कि जो अंत में ना हम जोड़ा है वो ना क्या है, आप लोग जानते हो कि उस ना को हम प्रत्यय बोलते हैं। और जो स्टार्ट में जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। ये भी आप लोगों ने जाना है कि ये उपसर्ग या प्रत्यय जब किसी शब्द में जुड़ जाता है तो उसके अर्थ को चेंज कर लेता है। इसमें दोनों चीजें जुड़ी हैं। सकर्मक शब्द में दो का दोनों जुड़ा है, स, कर्म और अक, ये तीन चीजें जुड़ी हैं। इन तीन चीजों से मिलकर के स, कर्म
और अ, स और कर्म मिला तो सकर्म बना। और जब सकर्म में हम अक प्रत्यय को भी जोड़ लिए तो वो शब्द बन गया सकर्मक। और अक जो होता है उसका अर्थ होता है वाला, गायक गाने वाला, पाठक पढ़ने वाला। तो इसका मतलब अ माने नहीं, कर्म माने कर्म और अक माने वाला। जहां कर्म वाली क्रिया न हो उसको कहोगे अकर्मक। कर्मक माने कर्म वाली, अ माने नहीं। अर्थात जो क्रिया कर्म वाली नहीं होती, अर्थात जिस क्रिया के साथ उसका कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात जो काम हम कर रहे हैं वो काम यदि उसमें इंडिकेट नहीं होता, नहीं लिखित होता, नहीं बोला जाता, तो ऐसी क्रियाओं को हम बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे मैं दौड़ता हूं तो यदि हम दौड़ता हूं हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब इसका कोई कर्म नहीं है। इस क्रिया को हम कर रहे हैं, लेकिन इस क्रिया को हम कौन सा कर्म कर रहे हैं ये नहीं क्लियर है। अब दूसरी जो क्रिया आ गई, अर्थात अब यदि कोई आपसे ये पूछे कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप ये लिखोगे कि जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह दौड़ता है, मैं हंसता हूं, वह रोता है, वह कूदता है, वह तेजी से दौड़ता है। ऐसी जो भी क्रियाएं होंगी वो सारी की सारी क्रियाएं अकर्मक कहलाएंगी। अब जो दूसरी क्रिया है उस क्रिया का नाम है सकर्मक क्रिया। स माने स उपसर्ग यहां भी आ गया, कर्म आपका मूल शब्द हो गया और अक आपका प्रत्यय हो गया। अर्थात जो क्रियाएं कर्म के साथ वाली होती हैं, अर्थात जिन क्रियाओं के साथ उसका कर्म होता है, अर्थात जो भी काम हम करते हैं वो चीज सामने होती है, तो उसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। अर्थात अब परिभाषा के रूप में आ जाओ, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसके लिए एक वाक्यांश होता है कर्म रहित। अर्थात जो क्रिया दूसरे रूप में यदि कहो तो इसको ये लिख सकते हो कि जो क्रिया कर्म रहित होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जो क्रिया कर्म युक्त होती है अर्थात कर्म के साथ प्रयोग होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सपोज आप बोल रहे हो कि वह फल खा रहा है, तो कौन सा काम कर रहा है? वो फल को खाने का काम कर रहा है। तो जो ये फल शब्द आया है वो खाना क्रिया का कर्म है। खा रहा है, क्या खा रहा है? फल खा रहा है। तो फल को खाने का काम वो ये कर रहा है, इसलिए इस क्रिया को आप बोलोगे कि ये सकर्मक क्रिया है। मैं पत्र लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? आप जवाब दोगे कि पत्र लिख रहा हूं। इसका माने आप पत्र लिखने का काम कर रहे हो, इसलिए उसको बोलोगे कि ये सकर्मक क्रिया है। अब क्लियर हो गए? राम गीत गा रहा है, क्या गा रहा है? गीत गा रहा है। इसका माने वो गीत गाने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्रिया क्या हो गई? सकर्मक क्रिया। अर्थात जो काम हम करते हैं वो सामने प्रत्यक्ष रूप में दिखलाई पड़ता हो तो ऐसी क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और उसको परिभाषा के रूप में आप लिखोगे, यदि कोई आपसे ये पूछे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, तो आपका साफ जवाब होगा कि जिस क्रिया के साथ उसका कर्म लिखा होता है या जिस क्रिया के साथ उसका कर्म प्रयोग में रहता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरे रूप में और शार्ट में कि जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और शार्ट में जो क्रिया कर्म युक्त होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। नाउ यू आर राइट, क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आज जो हम लोगों ने जाना, पढ़ा, समझा, क्रिया क्या है, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, कब क्रिया अपने सामान्य रूप में कैसे बनती है,
कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ा, जाना है और समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारी बातों को आप अपनी मेन कॉपी HW में लिख कर लोगे। क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, और चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन बना सकते हो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप सबको आज के क्लास में मैंने ये बताया। सरासरी तौर पर जल्दी से एक बार जान लीजिए, किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाती है। जैसे आना जाना खाना पीना। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे आ जा खा लिख पढ़। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार नहीं है, क्रिया के मूल रूप में ना प्रत्यय जोड़कर हम क्रिया का सामान्य रूप बनाते हैं, जैसे आना जाना खाना पीना। कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया का कर्म नहीं होता उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और नंबर 2 सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड ओवर हो रहा है। पुनः अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात। मुझ भी के राय को आदेश दीजिए। नमस्कार।